नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। और आइए अब एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। कृषि सुधार कानून में कोई कमी बताएं तो सरकार संशोधन को तैयार। कृषि कानून बंधन नहीं, एक विकल्प है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, मंडी और एमएसपी की व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं। किसान आंदोलन को अपवित्र कर रहे हैं आंदोलनजीवी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में स्वीकार। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति के भाषण में दिखाई गई भारत की संकल्प शक्ति। कोरोना काल में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का किया जिक्र। राज्यसभा में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित। विधेयक के पक्ष में 84 और विपक्ष में पड़े 44 वोट। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है बिल। देश के प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता देने का विधेयक में प्रावधान। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा शुरू। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने की चर्चा की शुरुआत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा के आखिरी दिन देंगी जवाब। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जलवायु न्याय जरूरी। समाज के हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाए बिना सतत विकास अधूरा। पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है भारत। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इससे पहले सदन में आज प्रधानमंत्री ने भारत की ताकत से जुड़े सभी पहलुओं को सदन के सामने रखा ही साथ ही किसान आंदोलन और कृषि सुधार कानून से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून का विरोध करने वाले लोग इसके कंटेंट पर बात नहीं कर रहे। अगर सरकार को ये बताएं कि इसमें कमी क्या है तो सरकार इसमें संशोधन के लिए हमेशा तैयार है। कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे, ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पर चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते, उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून बनने के बाद पहले से मौजूद मंडी और एमएसपी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ना ही किसान के किसी हक को कम किया गया है। पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को ऐसे मुद्दों पर भय पैदा करके गुमराह किया जा रहा है जो हुआ ही नहीं है और आंदोलनजीवी लोग ऐसा काम कर रहे हैं। आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन की पवित्रता का हमेशा सम्मान करती है, लेकिन आंदोलन के नाम पर अलग ही एजेंडा चलाया जा रहा है। जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यवस्था में भारत की नई पहचान बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बल देने की बात कही। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं, हम दुनिया के कल्याण के काम आते हैं। भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा और जिसकी रगों में सर्वे सुखिनः भवन्तु का मंत्र जड़ा हुआ है, वो जितना सामर्थ्यवान होगा, मानव जात के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता देने वाला महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 आज राज्यसभा से पारित हो गया। विधेयक पर हुए मत विभाजन में पक्ष में 84 और विपक्ष में 44 वोट पड़े। इसके साथ ही इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा से ये विधेयक बीते मानसून सत्र में 23 सितंबर 2020 को पारित हो चुका है। उच्च सदन में चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि बड़े बंदरगाहों को सक्षम बनाने और उनकी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये विधेयक लाया गया। उन्होंने प्रमुख बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपने के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। इसके जरिए निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को अधिक दक्षता के साथ काम करने का अधिकार मिलेगा। साथ ही प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। विधेयक में प्रमुख बंदरगाह के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। ये बोर्ड मौजूदा बंदरगाह न्यासों का स्थान लेंगे। और इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के जरिए देश के प्रमुख बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि नए कानून से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और बंदरगाहों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। कि आप इसको फिर से ड्राफ्ट करने के लिए भेजिए। भले ही पहले लोकसभा भंग होने से कमेटी के पास गया हुआ कानून जो गया था उसकी सिफारिशें आपने नहीं मानी हो, आज उसको देख लीजिए, फिर से ड्राफ्ट ठीक कीजिए। फ्रंट डोर, बैक डोर, विंडो, कहीं से भी प्राइवेट आदमी घुसे, इसकी बहुत संभावना है, इसको बंद कीजिए। मैं मानता हूं एक मेजर पोर्ट का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और आंध्र प्रदेश जैसा राज्य जो सही माने में आज विभाजन होने के बाद जो कठिन समय से गुजर रहा है, उसके ऊपर भी उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और पोर्ट के कारण वहां पे कारोबार भी बढ़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए पोर्ट का एक बहुत बड़ा अहम महत्व होगा। इसके लिए भी निजी क्षेत्र के लोगों ने भी जो उसमें योगदान दिया है उसको भी याद रखना चाहिए। Now, if you see the ports are in Tamil Nadu is concerned, it has become like a bus stand. For every 10 kilometers, we have another port. Why these private ports are developed in Tamil Nadu? राज्यसभा में आज आम बजट 2021-22 पर चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदस्यों की चिंताओं और सवालों का जवाब देंगी। Corporate profits, NDA 0.7%, UPA 1 2.7%, UPA 2 2.1%, BJP 1.4%। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये आंकड़े हैं कोविड से पहले, तो कोविड के बाद हिंदुस्तान की जनता की क्या हालत होगी? क्या वो कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? This only shows that for the last 5 years you have mismanaged this economy.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें धरती को बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ने के लिए इसे क्लाइमेट जस्टिस से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा पूरी दुनिया को एकजुट होकर इस मसले पर काम करने की जरूरत है। इस सम्मेलन को गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और न्यू पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने भी संबोधित किया। सम्मेलन के 20वीं संस्करण को 10 से 12 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा। The road to fighting climate change is through climate justice. At the root of climate justice is the principle of being large-hearted. Climate justice is also about thinking of the bigger and long-term picture. The sad reality is changes in the environment and natural disasters impact the poor the most. Climate justice is inspired by a vision of trusteeship where growth comes with greater compassion to the poorest. प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाए बिना सतत विकास अधूरा है। Sustainable development is incomplete without equitable access. In the direction too, India has made good progress. In March 2019, India achieved nearly 100% electrification. This was done through sustainable technologies and innovative models. India invested in LED bulbs long before they became the norm globally. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड नामरूप असम को यूरिया निर्माण इकाइयों के संचालन को बनाए रखने के लिए 100 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड नामरूप एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कंपनी अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के उर्वरक विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बनाया गया है। BVFCL को 100 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने से सालाना 3,90,000 मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन क्षमता बहाल होगी और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में चाय उद्योग और कृषि क्षेत्र को यूरिया की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे करीब 580 कर्मचारियों का स्थायी आधार पर और अन्य 1500 व्यक्तियों का मौजूदा रोजगार भी तदर्थ आधार पर जारी रहेगा। इसके अलावा इस प्रतिष्ठान की तरफ से 28,000 लोगों को सीधे लाभ मिलता है। इससे भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। असम और पश्चिम बंगाल के बाद अब चुनाव आयोग की टीम तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के 5 दिवसीय दौरे पर है। आयोग ने तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए चेन्नई में आज जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले आयोग की टीम ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। तमिलनाडु में अधिकतर राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से आग्रह उन्होंने किया है कि राज्य में एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जाए। बैठक के दौरान चुनावी गतिविधियों से जुड़े कई अन्य पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों का ये दौरा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में हो रहा है। इस दल में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र, राजीव कुमार और महासचिव उमेश सिन्हा भी शामिल हैं। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग का दल 10 और 11 फरवरी को तमिलनाडु में रहेगा। इसके बाद से 12 फरवरी को पुडुचेरी का दौरा करेगा। 13 और 14 फरवरी को चुनाव आयोग की टीम केरल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस दौरान राजनीतिक दलों के अलावा संबंधित राज्यों के चुनाव और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इन 5 राज्यों में विधानसभाओं का मौजूदा कार्यकाल मई और जून महीने में अलग अलग तारीखों को पूरा हो रहा है। भारत में गणतंत्र की परंपरा के 100 साल पूरे होने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक लेख लिखकर देश में लोकतंत्र के इतिहास को
रेखांकित किया है। उपराष्ट्रपति ने शासन की विभिन्न व्यवस्थाओं में लोकतंत्र को सबसे उत्तम बताया। उनके मुताबिक ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों की आम सहमति के आधार पर बनती है और इस आम सहमति में निजी स्वतंत्रता, मानव गरिमा और समानता का ध्यान रखा जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 1857 के बाद देश में दमनकारी ब्रिटिश शासनकाल को भी याद किया, जब नीतियों का उद्देश्य भारतीयों का शोषण हुआ करता था। साल 1920 में पहली बार भारतीय नुमाइंदों के लिए चुनाव कराए गए। ये वो काल था जब गांधी जी का भारत में आगमन हो चुका था और ब्रिटिश सरकार पर प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। 1920 की सर्दियों में चुनाव कराए गए और 9 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर का उद्घाटन किया। ये काल इस मायने में महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं भारत में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत होती है। इस लेख में ऐतिहासिक महत्व की घटनाओं के साथ ही कई रोचक तथ्य दिए गए हैं, जैसे भारतीय महिलाओं को वोट करने का अधिकार 1934 में दिया गया। यह अधिकार कई शर्तों के साथ था। कुल मिलाकर 81,602 महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। इनमें से 14,505 महिलाओं ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भारत में लोकतंत्र की सफलता का इतिहास बताते हुए उपराष्ट्रपति ने चुनाव में धन के उपयोग तथा कथित आपराधिक पृष्ठभूमि में आने वाले राजनेताओं की संख्या में बढ़ोतरी, सदन के कामकाज में आए दिन होने वाले अवरोधों, महिलाओं की केंद्र और राज्य स्तर पर सदनों में कम हिस्सेदारी, जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर वोटों को लेकर चिंता जताई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को पूरा हो रहा है। उच्च सदन में कल सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई भी दी गई। गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल, राज्यसभा के अनुभव और राजनीतिक सफर को लेकर उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने। No, Chairman, he also has come from the ground. He has been MLA, he has been here Jana Shakti, he has been party president of Bharatiya Janata Party, he has been minister, he is today chairman, maybe tomorrow, and vice president, maybe tomorrow he will be president. So he is also gradually improved over a period of time. I have seen a hell of a change taking place in him. But today I can say that I think the chairman's dealing with every political party is very judicious. And whenever he says something which is correct, he will praise you. If you do something, whether this side or that side, he will not like that. So I appreciate and I'm very thankful to what the Honorable Chairman has said. और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से ट्विटर के मामले पर आज एक संदेश जारी किया गया है। मंत्रालय के ट्वीट संदेश में ये कहा गया है कि ट्विटर के अनुरोध करने पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बातचीत करने वाले थे, लेकिन इस संबंध में कंपनी की तरफ से एक ब्लॉग लिखा गया है, जो एक असामान्य बात है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार जल्द ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगी। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत मजबूती के साथ लड़ रहा है। देश में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी तेज गति से चल रहा है। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत प्रतिदिन टीकाकरण कराने वाले लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह 8 बजे तक लगभग 66 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें 56 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी और 10 लाख से ज्यादा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। देश में कोविड के दैनिक नए मामलों में गिरावट लगातार जारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण का उपचार करा रहे रोगियों की संख्या घटकर 1,41,511 पर आ गई। वर्तमान मरीजों की कुल संख्या अब भारत के कुल सकारात्मक मामलों का केवल 1.3% है। पिछले 24 घंटों में 11,067 नए रोगी सामने आए हैं, जबकि बीते एक दिन में 13,087 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इससे कुल सक्रिय मामलों के आंकड़ों में 2,114 मामलों की कमी आई है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की कुल संख्या 1,05,61,608 है। कोरोना से रिकवरी दर 97.27% है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें,
सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।